Do you recall the process of digestion, circulation, and respiration which you have studied in your previous classes? क्या आप डाइजेशन, सर्कुलेशन और रेस्पायरेशन के प्रोसेस को रिकॉल कर पा रहे हो जो कि आपने प्रीवियस क्लास में क्लास 7th में पढ़ा था? These process are essential for the survival of every individual. ये सारे प्रोसेस किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आपने प्लांट में होने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ लिया होगा। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज के कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए जो प्रोसेस इम्पॉर्टेंट होता है दैट इज रिप्रोडक्शन। इमेजिन what would have happened if organism had not reproduced। आप इमेजिन करिए कि अगर ऐसा हो कि ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोड्यूस ही ना करें तो क्या होगा। यू विल रियलाइज, आप रियलाइज कर पाओगे दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट as it ensure the continuation of a similar kind of individuals generation after generation। तब आप रियलाइज़ कर पाओगे कि रिप्रोडक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस बात की श्योरिटी देता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल ही जाएंगे। कैसे? अगर जो एक ह्यूमन का बेबी होता है तो उससे हमेशा एक ह्यूमन बेबी ही बॉर्न होगा। ऐसा नहीं है कि उससे एक किटन बॉर्न हो जाएगा, एक चिक बॉर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई कि सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल की कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आपने प्रीवियस क्लास में प्लांट्स में होने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ लिया होगा। वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनिमल। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस चैप्टर में, क्लास 8th में हम लोग रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन में होता है किस तरीके से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक का जो ये फर्स्ट पैराग्राफ था एनसीईआरटी का क्लास 8th का, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में, इसमें सिर्फ डेफिनेशन बताई गई कि रिप्रोडक्शन क्या है। आप बताओगे रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। नाउ वी विल लर्न मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स? आपने डिफरेंट एनिमल्स के यंग वंस को, उनके बच्चों को देखा होगा। ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वन बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1 सोन इन एग्जाम्पल एट सीरियल नंबर 1 and 5। अभी आपको एक आगे जो है टेबल मिलेगी, उसमें आपको फिल करना रहेगा किस एनिमल का जो यंग वन होता है उसका क्या नेम होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है यू मस्ट हैव सीन द यंग वन ऑफ वेरियस एनिमल बीइंग बॉर्न। आपने बहुत सारे एनिमल के यंग वंस को बॉर्न होते हुए, पैदा होते हुए देखा होगा। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर आर बॉर्न, कि चिक्स और कैटरपिलर का बॉर्न कैसे बर्थ होती है, वो कैसे पैदा होते हैं। हाउ आर किटेंस एंड पपीज बॉर्न, बिल्ली के बच्चे किटेंस, पपीज मतलब डॉगी के जो बेबी होते हैं पपीज, वो कैसे बॉर्न होते हैं। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो दैट दीज यंग वंस लुक्ड एट द सेम बिफोर दे वर बॉर्न एज दे डू नाउ, क्या आप ऐसा सोचते हो कि जब ये पैदा हुए थे, जब इनका बॉर्न हुआ था और अब के टाइम पे ये सेम ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आया। लेट अस फाइंड आउट। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये टेबल पढ़ना चाहिए। टेबल में क्या है? टेबल 9.1 में एक ह्यूमन है, ह्यूमन का जो यंग वन होता है उसको हम बेबी बोलते हैं। किटन का जो यंग वन, सॉरी कैट का जो यंग वन होगा उसको हम किटन बोलेंगे। डॉग का जो यंग वन होगा उसको हम पपी बोलेंगे। बटरफ्लाई का कैटरपिलर, हैन का चिक, काऊ का कॉल्फ हो जाएगा, कॉफ CALF, और फ्रॉग का हो जाएगा लार्वा। जस्ट एज इन प्लांट्स देयर आर टू मोड ऑफ
two modes by which animal reproduce. These are sexual reproduction and asexual reproduction. जैसे प्लांट में हमने टू टाइप्स के रिप्रोडक्शन के मॉड देखे थे, टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखा था, सेम उसी तरीके से एनिमल में भी दो ही तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं. एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी तक हमने जो भी पढ़ा एक बार मैं आपको उसकी माइंड मैपिंग करा देती हूँ. हमने जो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था उसमें पूरी स्टोरी में ये बताने की कोशिश की गई थी कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. तो आपको डेफिनेशन लर्न करनी है कि रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज और इट मेंटेन सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. फिर सेकेंड जो पैराग्राफ था उसमें ये बताया गया कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के टाइप. इसमें आप बताओगे मेनली टू टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो. इसमें फर्स्ट आप बताओगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड आप बता दोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. तो आइए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कह रहा है. ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू है स्टडीड इन क्लास 7th. अब आप प्लांट में, पहले तो क्लास 7th में जो आपने प्लांट में होने वाले रिप्रोडक्शन को पढ़ा था उसको थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए. यू विल रिमेंबर, आप याद कर पाओगे दैट प्लांट दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो आप ये याद कर पाओगे कि वो सारे प्लांट जो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था तो इसका मतलब उसमें मेल पार्ट भी होता था और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता था. कैन यू नेम दिस पार्ट. तो क्या आप उस मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के नेम बता सकते हो. इन एनिमल आल्सो, एनिमल्स में भी मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर ऑर्गन. तो मेल और फीमेल में भी क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर मेल बॉडी अलग है फीमेल बॉडी अलग है तो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होगा, फीमेल का डिफरेंट होगा. लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल आल्सो प्रोड्यूस गैमीट दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट. ये करें जैसे प्लांट्स में मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बनाते थे, ठीक उसी तरीके से एनिमल्स में भी गैमीट आपस में फ्यूज होंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे. इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. और जाइगोट ही है जिससे आगे चलकर एक न्यू इंडिविजुअल बनता है. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब एक ऐसा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाएं और नया जाइगोट बन जाए, उस प्रोसेस को कहेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हमने एनसीईआरटी का ये जो फर्स्ट पेज पढ़ा, क्लास 8 की फर्स्ट पेज में क्या क्या है, फर्स्ट पेज को मैं समराइज कर देती हूँ कि पहले पैराग्राफ में इन्होंने बता दिया कि डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. सेकंड फिर इन्होंने बताया कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. उसके बाद फिर इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे, उसी को हम क्या बोल देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम मेल में, ह्यूमन में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आता है, स्टार्टिंग होती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से. द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस मतलब ई के प्लेस पे आई आ जाएगा सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में टेस्टिस में ई होता है, सिंगुलर फॉर्म में आई होता है. टू स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस. ये कह रहे हैं कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सिस्टम होता है, वो बना होता है एक पेयर ऑफ टेस्टिस मतलब दो टेस्टिस से, और टेस्टिस के बाद दो स्पर्म डक्ट से और एक पेनिस से. आप इसको सीक्वेंस में ही याद करिएगा, ये एग्जैक्ट ऐसे ही सीक्वेंस है कि ए पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस. क्यों ऐसे याद करेंगे अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी.
टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमिट कॉल्ड स्पर्म। क्योंकि जो हमारा टेस्टिस है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस है, यहाँ से प्रोडक्शन होता है स्पर्म का, मेल गैमिट का, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। और स्पर्म को ले जाने वाली जो डक्ट होती है उसको हम स्पर्म डक्ट बोलते हैं। और जो बॉडी से बाहर इजैकुलेट करेगा, फीमेल बॉडी में इंटर कराएगा, दैट इज पेनिस। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कितने पार्ट से बना था, 3 पार्ट से। कौन कौन से थे, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट एंड पेनिस। टेस्टिस क्यों, टेस्टिस में फॉर्म होगा मेल गैमिट जिसे हम बोलेंगे स्पर्म। स्पर्म को जो डक्ट ले जाएगी उसका नाम हो जाएगा स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट से फिर बॉडी से बाहर इजैकुलेट करने वाला कौन हो जाएगा, पेनिस हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। हमारा जो टेस्टिस है, जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे 1-2 नहीं, 100,000 नहीं, बल्कि मिलियन नंबर में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। लुक एट फिगर 9.2। अभी एक इमेज के थ्रू हम और भी चीज़ों को क्लियर करेंगे। विच शोन इन पिक्चर ऑफ स्पर्म, आगे स्पर्म की पिक्चर भी दिखाई गई है। दो स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, आगे ये बताए कि हालांकि स्पर्म साइज में बहुत छोटे होते हैं, बट ईच हैज़ अ हेड, ए मिडल पीस एंड अ टेल। लेकिन सबके पास अपना एक हेड होता है, एक मिडल पीस होता है और एक टेल होता है। डज इट अपियर टू बी अ सिंगल सेल, क्या ये सिंगल सेल जैसा दिखता है? यस इंडीड, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विथ ऑल द सेल कंपोनेंट। ये कह रहे हैं कि जो स्पर्म होता है वो सिंगल सेल से ही बना होता है। आइए इमेज को देखिए। इमेज को देखने पे आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, जैसे ये जो है, ये हमारा जो पार्ट होता है इसको हम टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। इस पार्ट को हम टेस्टिस बोलते हैं। और टेस्टिस 2 है तो ए पेयर ऑफ टेस्टिस हो गया, और इसके अंदर ऐसे बहुत सारे स्पर्म बनते हैं, बहुत सारे स्पर्म बनते हैं। तो टेस्टिस के अंदर मिलियन नंबर में स्पर्म बन गए। अब जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया तो इसको जो डक्ट ले जाएगी, इसको जो ये डक्ट ले जाएगी, इसको हम बोल देंगे स्पर्म डक्ट। क्या बोल देंगे? स्पर्म डक्ट। और ये पीछे से फिर से यहाँ पेनिस में आ जाएगी और पेनिस के थ्रू बॉडी से आउट हो जाएगी। तो इस पार्ट को हमने बोला, ये दोनों जो पार्ट हैं इसको हमने बोला ए पेयर ऑफ टेस्टिस। ये हो गए दोनों स्पर्म डक्ट और ये हो गया हमारा पेनिस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ अब एक स्पर्म की इमेज भी है, ये इमेज देख लीजिए। क्लियरली विजिबल है कि जो स्पर्म है ये माइक्रो, क्योंकि ये बहुत साइज में स्मॉल है तो ये माइक्रोस्कोप से इमेज को इनलार्ज करके आपको ये दिखाया गया है कि इसमें एक हेड पार्ट होता है, एक मिडिल पीस होती है और एक टेल होता है। फिर से हम थोड़ा सा समराइज करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, फिर हमने पढ़ा था टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में पढ़ रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानना चाहिए, इसलिए हमने जाना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें हमने जाना कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो मेनली 3 पार्ट से कंबाइन होकर फॉर्म होता है। एक होता है टेस्टिस, जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म को ले जाएगी जो डक्ट, उसका नाम हो जाएगा स्पर्म डक्ट, और बॉडी से इजैकुलेट जो करेगा वो हो जाएगा हमारा पेनिस। स्पर्म, फिर इन्होंने बताया कि स्पर्म हालांकि साइज में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से इनलार्ज करके जब आप देखोगे तो ये 3 डिस्टिंक्ट पार्ट आपको इसमें दिखेंगे। एक होता है हेड, एक होता है नेक या मिडिल पीस, और एक होता है टेल। अब टेल इतनी लंबी क्यों है? स्पर्म में टेल की नीड ही क्या है? एक्चुअली स्पर्म में टेल जो होता है वो मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मोबिलिटी क्या है, मोटिलिटी क्या है?
मतलब जो मोशन में हेल्प कराए, मूवमेंट में हेल्प कराए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस में जाने में हेल्प करे, वो होता है स्पर्म का कौन सा पार्ट? टेल होता है। नेक्स्ट हम लोग फर्दर मूव करते हैं। फर्दर मूव करने से पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट पर्पस डज द टेल इन अ स्पर्म सर्व। स्पर्म में टेल का फंक्शन क्या होता है, वो करता क्या है? तो अभी अभी मैंने बताया कि वो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, वो स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। व्हाट? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो भी 3 पार्ट से मिलके फॉर्म होता है। ओवरीज होती हैं। कौन होता है? ओवरीज होती हैं। ओविडक्ट होता है। ओविडक्ट का ही अनदर नेम फैलोपियन ट्यूब होता है। एंड लास्ट यूटेरस होता है। अच्छा, मेल में ओवरीज की जगह पे टेस्टिस था और वहाँ पे था स्पर्म डक्ट, यहाँ पे है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, वहाँ पे था पेनिस और यहाँ पे है यूटेरस। अब ये हमारी जो ओवरीज थी इनसे प्रोडक्शन होता है फीमेल गैमेट का, जिसे हम क्या कहते हैं? ओवा या एग सेल। इन ह्यूमन बींग्स a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month। कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, फीमेल जो होती हैं, उनमें एक सिंगल मैच्योर्ड एग हर मंथ ओविडक्ट से रिलीज होती है, सॉरी ओविडक्ट के थ्रू रिलीज होती है और रिलीज करने वाला ओवरीज होती हैं। यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस। यूटेरस ही वो पार्ट होता है जहाँ पे वो एग आ जाता है और वहाँ से फिर बेबी का डेवलपमेंट होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज आल्सो ए सिंगल सेल। हमने स्पर्म में पढ़ा था कि स्पर्म या मेल गैमेट जो होता है वो सिंगल सेल्ड होता है। यहाँ पे सेम वही चीज़ बताई गई है कि स्पर्म के जैसे जो एग है, फीमेल का एग है, वो भी कैसा होगा? सिंगल सेल्ड होगा। कैसा होगा? सिंगल सेल्ड होगा। आगे है कि बूझो रिकॉल दैट द साइज ऑफ एग इन एनिमल वेरीज। द एग मे बी वेरी स्मॉल इन स्मॉल एज इन ह्यूमन, मच लार्जर एज इन hen। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट। ये कह रहे हैं कि बूझो याद कर रहा है कि एनिमल में जो एग ले का प्रोसेस होता है वो सबकी साइज में अलग अलग होता है, लेकिन लार्जेस्ट एग सेल आपसे पूछ लिया जाए तो योर आंसर शुड बी ऑस्ट्रिच एग। अब हमने पढ़ लिया क्या? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जहाँ पे हमने देखा कि 3 पार्ट्स थे। फीमेल में भी देखा हमने 3 पार्ट्स थे, तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ लिया। वहाँ मेल से मेल गैमेट रिलीज हुआ, फीमेल से फीमेल गैमेट रिलीज हुई। अब दोनों का फ्यूज़न होगा। अब जब दोनों का फ्यूज़न होगा तो अब जो प्रोसेस आएगा, फ्यूज़न का मतलब अब जो प्रोसेस आएगा उसी को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। The first step in the process of reproduction is the fusion of sperm and an ovum। तो रिप्रोडक्शन का जो पहला प्रोसेस है वो पहला प्रोसेस ही यही है कि स्पर्म और ओवम का क्या होना? फ्यूज हो जाना, फ्यूजन हो जाना। व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विथ एन एग, जब मेल गैमेट का स्पर्म फीमेल गैमेट के एग के पास आता है, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विथ एग, तो स्पर्म एग के साथ फ्यूज हो जाता है। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस तरीके से एग और स्पर्म का आपस में फ्यूजन होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब स्पर्म और ओवा या एग सेल आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उनकी बॉडी ही फ्यूज़ नहीं करती, बल्कि उनकी बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो भी आपस में क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं और फ्यूज़ करके सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज एग आर जाइगोट। और जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ हुए, तो जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ हुए तो उनका न्यूक्लियस भी फ्यूज़ हुआ, सिंगल न्यूक्लियस बना, सिंगल बॉडी बनी, उसी को हमने बोला फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट। फर्टिलाइज्ड एग आर जाइगोट।
नेक्स्ट है, डिड यू नो दैट द जाइगोट इज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल? क्या आप जानते हैं कि जाइगोट का बनना एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन बिगिनिंग होती है, एक नए इंडिविजुअल के बनने की शुरुआत होती है? वी नो the process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father. ये फिर से उसी बात को रिपीट किए हैं, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आपको बताने की कोशिश किए हैं कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मदर से आने वाले एग सेल और फादर से आने वाले स्पर्म सेल का आपस में मीटिंग होना है, फ्यूजन होना है। So the new individual inherits some character from the mother and some from father. इसलिए जो नया इंडिविजुअल बनेगा उसमें कुछ कैरेक्टर मदर से आएंगे और कुछ कैरेक्टर कहाँ से आएंगे? फादर से आएंगे। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर। अब अपने भाइयों एवं बहनों को देखो। See if you can recognize some characters in them similar to those of your mother or your father. अगर आप देखो, थोड़ी टाइम तक ऑब्जर्व करो, तो आपको ऐसा फील होगा कि इनमें कुछ कैरेक्टर हैं जो मदर से आए हैं और कुछ कैरेक्टर हैं जो फादर से आए हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। Internal fertilization occurs in many animals including humans, cow, dogs and hens. जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो बहुत सारे एनिमल्स में होता है, जैसे कि ह्यूमन, काऊ, डॉग और हेन। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आईवीएफ क्या है। क्या आईवीएफ क्या होता है? हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब? क्या आपने टेस्ट ट्यूब के बारे में सुना है? बूझो एंड पहेलीज टीचर वंस टोल्ड देम in the class that in some women oviduct are blocked. बूझो और पहेली के टीचर ने एक बार उन्हें क्लास में बताया कि कुछ ऐसी वोमेन्स होती हैं जिनका ओविडक्ट, अभी अभी मैंने बताया था कि जो एग को ले जाने वाली डक्ट होती हैं उन्हीं को हम ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो उनमें क्या हुआ? ब्लॉकेज हो गया। These women are unable to bear babies because sperm can't reach the egg for fertilization. अगर ओवरीज जहाँ पे एग फीमेल एग बना, उसको ले जाने वाला जो ट्यूब है वही ब्लॉक हो गया अगर, तो क्या फीमेल सेल स्पर्म आपस में फ्यूज कर पाएंगे? नहीं फ्यूज कर पाएंगे। स्पर्म जो है एग के पास फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंच ही नहीं पाएगा। इन सच केसेस, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म। तो डॉक्टर फ्रेशली रिलीज्ड एग और स्पर्म को कलेक्ट करते हैं, कीप देम टुगेदर फॉर अ फ्यू आवर ऑफ आईवीएफ और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। थोड़े टाइम के लिए उन्हें एक बीकर में या टेस्ट ट्यूब में एक साथ रखते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन बाहर कराते हैं। इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इन द मदर यूटरस। ये कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो फीमेल का ओविडक्ट होता है या फैलोपियन ट्यूब होती है वो ब्लॉक हो जाती है। जब ब्लॉक हो जाती है तो फीमेल का एग सेल और मेल का स्पर्म आपस में मीटिंग ही नहीं कर पाते। जब फ्यूज़ ही नहीं कर पाएंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो ऐसे केसेस में आईवीएफ का किया जाता है, इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें डॉक्टर फ्रेशली रिलीज्ड फादर से स्पर्म और मदर से फीमेल एग को ले लेता है, बाहर टेस्ट ट्यूब में दोनों को फ्यूज़ कराता है। फ्यूज़न कराने पे जाइगोट बन जाता है। जाइगोट को एक हफ्ते तक ऐसे डेवलप होने के लिए रहने देता है। तो उसके बाद क्या होता है? जब उसको रहने देगा, एक हफ्ते बाद जब जाइगोट थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा तो उसको मदर के यूट्रस में क्या करेगा? मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर देगा।
इसी को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। नेक्स्ट है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन मेनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि बहुत सारे ऐसे भी एनिमल होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के, फीमेल की बॉडी के बाहर होता है। इन दीज एनिमल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर। इन सब एनिमल में जिनमें फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के आउटसाइड हो रहा था, फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ एक्चुअली में? वाटर में होगा। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा कैसे। इसके लिए एक एक्टिविटी है, चलिए हम पहले उसको देख लेते हैं। विजिट सम पॉन्ड्स आर स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम ड्यूरिंग स्प्रिंग आर रेनी सीजन। आप स्प्रिंग सीजन में या रेनी सीजन में पॉन्ड, तालाब में या स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम के पास जाइए जहाँ धीरे बहता हुआ पानी हो। लुक आउट फॉर क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स एग फ्लोटिंग इन द वाटर। आपको पानी के अंदर बहुत सारे झुंड में, ग्रुप में फ्रॉग के फ्लॉट करते हुए, तैरते हुए दिखेंगे। राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ एग। आपको एग के कलर जो भी दिखे और उनकी जो साइज़ हो उसको आपको राइट करना है। ड्यूरिंग स्प्रिंग आर रेनी सीजन फ्रॉग एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम। स्प्रिंग सीजन में या रेनी सीजन में जो फ्रॉग और टोड्स होते हैं वो तालाब में या स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम में रहते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि फ्रॉग क्या है, टोड क्या है? तो फ्रॉग और टोड एक ही हैं, लेकिन टोड जो होते हैं जिनकी स्किन थोड़ी सी रफ होती है, आउटर स्किन थोड़ी सी रफ होती है, कभी कभी वो पॉइजनस भी होते हैं, उन्हें हम टोड कहते हैं। अब होगा क्या, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की स्टोरी बताने की ट्राई किए हैं कि व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर। जब भी मेल और फीमेल पानी में एक पास आते हैं तो क्या होता है? द फीमेल ले एग 100 ऑफ एग। तो फीमेल जो होती है वो 100 नंबर्स में एग ले कर देती है, अंडे दे देती है। अनलाइक हैंस एग, फ्रॉक्स एग इज नॉट कवर्ड बाई अ सेल। हैन के एग के जैसे, मुर्गी के अंडे के जैसे जो फ्रॉग के एग होते हैं वो एक सेल से कवर नहीं होते। इट इज़ कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेट। ये फ्रॉग के जो एग होते हैं वो हैन के एग के कंपैरिजन में बहुत सॉफ्ट, बहुत नाजुक होते हैं। देखने में ये जैसे जेली वाली जो हम लोग टॉफ़ी खाते हैं, स्मूथ सी एकदम रहती है, उसी के जैसे ये रहते हैं। ए लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग टुगेदर। और जब जो फीमेल एग ले करती है तो सारे एग एक ही जगह कलेक्ट रहें, इसलिए उनके ऊपर एक जेली लेयर आ जाती है जिससे वो आपस में होल्ड रहें एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग। और वो जेली वाली जो कवरिंग है वो प्रोटेक्शन भी देती है। नेक्स्ट यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है फ्रॉग के कुछ एग्स। फर्दर मूव करते हैं। अब यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग हो जाती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन की। एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम। जब फीमेल तालाब में 100 नंबर्स में एग ले करके चली जाती है तो हमारा जो मेल है वो उसके ऊपर स्पर्म को डिपॉजिट कर देता है। ईच स्पर्म swims randomly in water with the help of its long tail। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, इस स्पर्म में एक लॉन्ग टेल होती है। तो फ्रॉग भी मेल है, जो मेल फ्रॉग होगा उसमें जो स्पर्म होंगे उसमें भी टेल रहेगा और उसकी हेल्प से वो स्विम करते हुए फीमेल जहाँ पे एग ले की रहती है वहाँ पे पहुँच जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इस तरीके के जो फर्टिलाइजेशन होते हैं उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक बार और देखिए हुआ क्या। मान लीजिए एक तालाब है, वहाँ पे बहुत सारे मेल और फीमेल फ्रॉग हैं। अब जो फीमेल फ्रॉग थी वो 100 नंबर्स में एग ले करके चली गई। अब जो एग ले की उसके ऊपर एक जेली लाइक कवरिंग है। वो जेली कवरिंग क्या करेगी? सारे एग्स को एक पास कलेक्ट
करके रखेगी और उसको प्रोटेक्शन भी देगी। और इधर दूसरी जगह पे जो मेल फ्रॉग था वो बहुत सारे नंबर में, 1000 नंबर में, मिलियन नंबर में अपना स्पर्म ले करके चला गया मतलब LAY, ले करके मतलब अंडे दे करके चला गया। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मेल में जो स्पर्म था उसके पास टेल था, अब वो स्विम करते हुए जाएगा और रैंडमली जहाँ पे इसको फीमेल एग मिलेगा उसके साथ फ्यूज़ करेगा तो जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से लार्वा, लार्वा से टैडपोल, टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग बन के तैयार हो जाएगा। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन कहलाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है किसमें, एक्वेटिक एनिमल में, जैसे कि फिश में और स्टार फिश में। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि वाई डू फिश एंड फ्रॉग ले एग इन 100 वेयर एज अ hen ले एग ओनली 1 एग एट अ टाइम। ऐसा क्यों है कि जो मछलियाँ हैं, जो मेढक हैं, वो 100 नंबर्स में एग ले करते हैं, लेकिन जो hen है वो केवल एक ही एग ले करती है। इसका क्या रीज़न है, एक्चुअली आगे हम पढ़ेंगे। फिर भी आई वॉन्ट टू टेल यू इन माई वर्ड्स, होता क्या है, जो फिश और एग फ्रॉग हैं वो पानी में अंडे देते हैं, और जब वो एक्वा में जो है एग ले करते हैं तो वहाँ पानी में और भी एनिमल्स होते हैं। तो हो सकता है वो फ्रॉग और फिश के एग को जो है अपना फूड समझ के फीडिंग कर लें, या जब फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसमें भी सर्टेनिटी नहीं होती कि 100% स्पर्म एग के पास फ्लॉट करते हुए पहुंच जाएगा और फ्यूज़न हो जाएगा। इसीलिए हेन के कंपैरिजन में जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा एग ले करते हैं। और हेन की बात है तो हेन में क्या होगा, अगर उसने एग ले किया तो उसके ऊपर वो बैठती है लगभग 21 डेज तक, 3 वीक्स तक, और प्रॉपर उसको हीट टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, वार्म देती है, जिससे एग हैच हो जाता है और चिक आउट हो जाता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे है कि दो दीज एनिमल ले 100 ऑफ एग्स एंड रिलीज मिलियन ऑफ स्पर्म। हालांकि ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो फीमेल 100 नंबर्स में एग दे देती है, और मेल जो होते हैं उनमें मिलियन नंबर में स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। लेकिन सारे एग फर्टिलाइज नहीं होते और उनसे नया इंडिविजुअल नहीं बनता। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज द एग एंड स्पर्म गेट एक्सपोज टू द वाटर मूवमेंट, wind and rainfall. Also there are other animal in pond which may feed on eggs. Thus production of large number of eggs and sperm is necessary to ensure fertilization of at least a few of them. ये कह रहे हैं कि जब दोनों एग ले कर देते हैं तो कुछ जानवर जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनके एग को फीड कर लेते हैं, और कुछ विंड, एयर, रेनफॉल के थ्रू इधर उधर चले जाते हैं। तो कम से कम एटलीस्ट कुछ तो फ्यूज़न हो जाए, कुछ तो फर्टिलाइजेशन हो जाए। इस बात की श्योरिटी के लिए वो सब बहुत ज़्यादा नंबर में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एग को ले करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। देखो हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन के टाइप क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके बाद हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर हमने पढ़ा जो है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हम वापस आएंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब फर्टिलाइजेशन हो गया था, जाइगोट बन गया था, तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन का मतलब ही होता है जाइगोट का बनना, विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, और यही जाइगोट आके डेवलप होके एम्ब्रियो बनाता है। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल। जो जाइगोट है वो रिपीटेडली नंबर्स में बार बार अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन बार बार डिवाइड होता है और बॉल जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है।
तो द सेल देन बिगिन टू फॉर्म अ ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू। और ये जो बहुत सारे बॉल जैसे स्ट्रक्चर बने, क्योंकि बॉल जैसे स्ट्रक्चर का मतलब बहुत सारी सेल उसके अंदर, तो बहुत सारी सेल आपस में मिलकर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू बनाती हैं और ऑर्गन बनाती हैं। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। और जब न डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनने लगते हैं, तब हम उसको, उसी जाइगोट को जिसको अभी तक हमने एम्ब्रियो बोला था, वही जो जाइगोट था, अब हम उसी को क्या बोल देंगे, एम्ब्रियो बन बोल देंगे। द एम्ब्रियो गेट इम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब हमारा जो एम्ब्रियो है वो क्या करेगा, हमारे यूट्रस की वॉल से इम्बेडेड हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, जिससे उसके आगे का डेवलपमेंट हो सके। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस। एम्ब्रियो आगे लगातार फिर यूट्रस में, गर्भाशय में, पेट में कंटिन्यूटी में डेवलप होने लगता है। इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट्स। और धीरे धीरे इससे बॉडी के पार्ट्स बनने लगते हैं। फिर क्या हुआ, अब जो पार्ट बने वो कौन से थे, सच एज हैंड, लेग, हेड, आईज, ईयर, etc. द स्टेज ऑफ एन एम्ब्रियो in which all the body part can be identified is called a fetus। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि एम्ब्रियो का ऐसा स्टेज जब आप प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि हाँ दिस इज़ द पार्ट ऑफ ईयर, दिस इज़ हार्ट, दिस इज़ ब्रेन, मतलब बॉडी के हर पार्ट को आप आइडेंटिफाई कर पाओ, तब हम उसी को क्या नाम दे देते हैं, फीटस। देखो हुआ क्या, पहले था मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, दोनों फ्यूज होके बनाए क्या, जाइगोट। जाइगोट से क्या बना था, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से अब जो बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, फीटस। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज कंप्लीट, और जब फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, मदर गिव्स बर्थ टू बेबी, तो मदर बेबी को बर्थ देती है, मदर बेबी को जन्म देती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन hen आल्सो। जो हमारी हैंस होती हैं हमारे जैसे, उनमें भी क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बट डू हैंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काऊ। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या जो hen होती है वो हमारे ह्यूमन और काऊ के जैसे बेबी को बर्थ देती है। यू नो दैट दे डू नॉट। हम जानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। देन हाउ आर चिक्स बॉर्न, तब चिक्स का बॉर्न कैसे होता है, लेट अस फाइंड आउट। हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। जाइगोट तुरंत ही बार बार अगेन एंड अगेन डिवाइड होने लगता है और ओविडक्ट में नीचे की तरफ ट्रेवल करने लगता है। एज इट ट्रेवल डाउन, जैसे जैसे ये ट्रेवल करता हुआ, मूव करता हुआ नीचे की तरफ आता है, मैनी प्रोटेक्टिव लेयर आर फॉर्म्ड अराउंड इट। तो उस जाइगोट के चारों तरफ बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाती है। द हार्ड सेल दैट यू सी इन हैंस एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। और जो हार्ड सेल बन के तैयार हो जाती है, जो हमें दिखाई भी देती है, वो एक्चुअल में उसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जब डेवलप करने वाले एम्ब्रियो के चारों तरफ हार्ड सेल बन के तैयार हो जाता है, द hen फाइनली लेज एग। तो hen फाइनली क्या ले करती है, एग। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक टू डेवलप इनटू अ चिक। एक एम्ब्रियो से चिक के बनने एक एम्ब्रियो से चिक के बनने में 3 वीक, ऑलमोस्ट 21 डेज का टाइम लगता है। यू मस्ट हैव सीन द hen सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्म। आपने एग के ऊपर hen को सिटिंग होते हुए ज़रूर देखा होगा। क्यों, क्योंकि वो प्रोवाइड करती है सफिशिएंट वार्म, सफिशिएंट हीट प्रोवाइड करती है, वो सफिशिएंट टेम्परेचर प्रोवाइड करती है। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ चिक टेक प्लेस इनसाइड द एग सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या हम जानते हैं कि जब hen जो होती है वो अपने एग को
प्रॉपर वार्म प्रोवाइड करती रहती है, उसी टाइम एग के अंदर चिक का डेवलपमेंट होता रहता है। आफ्टर द चिक इज़ कम्प्लीटली डेवलप, जब हमारा एग के अंदर चिक कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है, इट बर्स्ट ओपन द एग सेल, जो हार्ड एग सेल होती है वो बस्ट हो जाती है और चिक हमारा बाहर आ जाता है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और वो सारे एनिमल जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, उनमें जो भी फर्टिलाइजेशन होगा, जो भी डेवलपमेंट होगा, वो बॉडी के बाहर होगा। द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन दियर एग कवरिंग, जो एम्ब्रियो होता है वो एग कवरिंग के अंदर कंटिन्यूटी में ग्रोथ करता रहता है। आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप द एग हैच, और जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, एग हैच हो जाता है, अंडा फूट जाता है। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल स्विमिंग इन पॉन्ड एंड स्ट्रीम, आपने बहुत सारे टैडपोल को पॉन्ड में, स्ट्रीम में स्विम करते हुए, तैरते हुए देखा होगा। अब हम अपने चैप्टर का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, विविपेरस एंड ओविपेरस। वी we have learned that some animal give birth to young ones while some animal lay eggs which later develop into young ones। हमने पढ़ा है कि कुछ एनिमल यंग वंस को बर्थ देते हैं, जबकि कुछ एनिमल एग ले करते हैं और उस लेइंग एग से बाद में यंग वंस डेवलप होता है। तो हमारा जो डेफिनेशन निकल के आती है कि द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल, वो सारे एनिमल जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उन्हें हम विविपेरस एनिमल बोलते हैं। दोज एनिमल विच ले एग आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल, वो सारे एनिमल जो एग ले करते हैं उनको हम कहते हैं ओविपेरस एनिमल। क्या कहते हैं? ओविपेरस एनिमल। अब अब जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है वो होता है मेटामॉर्फोसिस। क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस। इसमें आप लर्न करना इम्पॉर्टेंट है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। आप लाइफ साइकिल से देखो, इससे ईजी पड़ जाएगा। आपको बस इतना लर्न करना है कि एक एडल्ट फ्रॉग था, उसने एग ले किया, एग ले से फिर अर्ली टैडपोल बना, उससे फिर लेट टैडपोल बना और लेट टैडपोल से फिर से एडल्ट फ्रॉग बन के तैयार हो गया। यहाँ पे एक लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म की भी है कि सिल्कवॉर्म में एग ले किया, एग ले से लार्वा बना, लार्वा को कैटरपिलर भी बोलते हैं, उससे प्यूपा बना और प्यूपा से फिर एडल्ट बनकर तैयार हो गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें निकल के आता है वो होता है मेटामॉर्फोसिस। क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो आप लर्न करना कि लार्वा से एडल्ट के बनने में जो ड्रास्टिक चेंज होता है दैट इज़ मेटामॉर्फोसिस। किसी भी एनिमल में लार्वा से एडल्ट के बनने में जो ड्रास्टिक चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। अब आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो इतनी बड़ी स्टोरी दी गई है इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, ए का मतलब एब्सेंट, सेक्सुअल का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोल देंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और भी इसके कई इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जबकि जिसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, एक भी पेरेंट है तब भी रिप्रोडक्शन हो जाता है। और दूसरा पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूज़न नहीं होता है। बिना फ्यूज़न के ही न्यू यंग वंस, नया बेबी, नया प्लांट बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपके बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो एक है ईस्ट का और दूसरा है अमीबा का। देखो, ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन होता है, ईस्ट में जो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम कह देते हैं बडिंग।
जो अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे हम कह देते हैं बाइनरी फिशन। अब क्वेश्चन आएगा माइंड में कि मैम अगर दोनों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो रहा है तो ईस्ट में होने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बडिंग टर्म क्यों दिया गया, अमीबा में होने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाइनरी फिशन क्यों बोला गया? क्योंकि माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। बाइनरी फिजन जब भी होगा तो बॉडी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोल देते हैं बाइनरी फिशन। लेकिन अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरीके से हो कि बॉडी टू इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड ना हो, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो, एक पार्ट स्मॉल हो एक लार्जर हो, तो हम उसको कह देते हैं बडिंग, जो किस में होता है, ईस्ट में। आपसे एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है कि बडिंग किस में होता है, आपको याद रखना है कि ईस्ट में होगा। किस में होगा, ईस्ट में होगा। लास्ट में एक स्टोरी है डॉली की जिसे हम जान लेते हैं। एक्चुअली स्टोरी ऑफ डॉली ये है कि सबसे पहले जो क्लोन बनाया गया उस एनिमल का नाम जो था वो था डॉली, जो सबसे पहली क्लोन बनी। क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। जैसे हम शॉप पे जीरोक्स कराने जाते हैं तो जो लेके जाते हैं जब जीरोक्स होता है तो उसका जस्ट सिमिलर होता है, एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है। तो जो चीज़ एग्जैक्ट कॉपी होती है उसी को हम क्लोन बोलते हैं। अब क्लोनिंग में क्या होता है, अब जो ये क्लोनिंग की स्टोरी है इसमें क्या बताए हैं, इसमें इन्होंने बताया है कि सबसे पहले, चलिए पढ़ के ही बता देते हैं कि क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल। कि भी किसी भी सेल की एग्जैक्ट कॉपी बन जाए, बन के तैयार हो जाए, उसी को हम क्लोनिंग कहते हैं। एनी अदर लिविंग पार्ट आर अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, उससे कोई भी एक लिविंग पार्ट बन जाए या पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन के तैयार कर दिया जाए, उसी को हम क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड for the first time by Ian Wilmot and his colleagues at Roslin Institute in Edinburgh, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग में एक रोजलिन इंस्टीट्यूट था जहाँ पे विल्मट और उनके कलीग्स ने आपस में मिलके फर्स्ट टाइम क्लोनिंग किया, और उनका वो क्लोनिंग शिप पर था और उससे वो सक्सेसफुल भी रहा, और उससे एक डॉली नाम की शिप का जो है क्लोन बनाया गया। इस डॉली का जो बॉर्न था, जो बर्थडे होता है, वो 5 जुलाई 1996 को होता है। ये पहली मैमल थी इसको रोजलिन इंस्टीट्यूट में, जो कि एडिनबर्ग में है स्कॉटलैंड के, वहाँ पे विल्मिट और उनके कलीग्स ने मिलके बनाया था। अब बना क्या, इमेज के थ्रू ही समझ लीजिए, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। होता क्या है कि एक फिन डॉर्सेट शिप लिए। फिन डॉर्सेट सिर्फ नेम में कंफ्यूजन होगी, आप याद रखना, एफ फॉर फीमेल, एफ फॉर फीमेल, और फीमेल का नाम क्या था, फिन डॉर्सेट शिप। और जो मेल यू था उसका नाम था स्कॉटिश ब्लैक फेस। क्या नाम था, स्कॉटिश ब्लैक फेस। अब हुआ क्या कि फिन डॉर्सेट जो शिप थी, इनके मेमोरी ग्लैंड से, इनकी जो मेमोरी ग्लैंड थी वहाँ से एक सेल निकाल लिया गया। मेमोरी ग्लैंड से क्या निकाल लिया गया, सेल। और जो स्कॉटिश ब्लैक फेस यू था इसका एक एग लिया गया। क्या लिया गया, एग लिया गया। अब जब एग लिया गया तो चाहे सेल हो चाहे एग हो, दोनों का अपना क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। जब फिन डॉर्सेट शिप से मेमोरी ग्लैंड से जो मेमोरी सेल निकाली गई उसमें न्यूक्लियस था, और जो स्कॉटिश ब्लैकफिश यू था उसका जो एग सेल लिया गया उसमें भी न्यूक्लियस था। तो उसके न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया। क्या किया गया, उसके न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया, उसके न्यूक्लियस को हटा दिया गया। फिर क्या हुआ, जब उसके न्यूक्लियस को हटा दिया गया, उसके न्यूक्लियस को जब हटा दिया गया, एग सेल से न्यूक्लियस को जब हटा दिया गया, तो इस जो है उसके बाद जो फीमेल की मेमोरी सेल थी इसके न्यूक्लियस को लाके इस न्यूक्लियस में डाल दिया गया, और फीमेल की मेमोरी सेल का न्यूक्लियस मेल के जो एग सेल थी उसके न्यूक्लियस में डाल दिया गया, और इसका न्यूक्लियस इसमें डालने के बाद इस पूरे एग को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया। जब इंसर्ट कर दिया गया, इससे जब डॉली बनी और डॉली बन के बाहर आई, तो ये बताया गया कि ये देखने में कैसी थी, ये देखने में एकदम अपनी माँ के जैसी थी, फिन डॉर्सेट शिप के जैसी थी। क्यों,
क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस किसका था? फिन डॉर्सेट शिप का। जिसका न्यूक्लियस होगा बेबी देखने में एकदम डिक्टो वैसे ही होगा। बस यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। लास्ट में फिर इन्होंने ये बता दिया कि जो डॉली थी उसकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। कब? 14 फरवरी 2003 को। और इसको लंग में इन्फेक्शन हो गया था, लंग की में कुछ डिजीज़ हो गई थी, जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम तक इसका लाइफ स्पैन रहा नहीं। आई होप आज की ये क्लास और आज का ये जो भी चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल ये आपको क्लियर हो गया हो। वीडियो में अगर किसी को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।